हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरुषि क्लासेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के लिए हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके चैप्टर से रिलेटेड रहेगा, राजा, किसान और नगर। इस चैप्टर के जो भी लॉन्ग प्रश्न बनते हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप एक प्रश्न सामने ही देख रहे हैं जो कि कई बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। तो आइए फ्रेंड्स, देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करें। आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपको पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। प्रश्न रहेगा आपके लिए, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां आपको बतानी है। दूसरा इसी में क्वेश्चन रहेगा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रबंध का वर्णन कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन प्रबंध किस प्रकार का था, आपको वर्णन करना है। या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन चरित्र एवं उनकी उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। यही प्रश्न जो है 3 तरीके से पूछा जाता है और इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा। तो आइए अपने आंसर को देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आपने जरूर सुना होगा। बहुत ही प्रसिद्ध जो है एक सम्राट रहे, शक्तिशाली सम्राट रहे हैं, जिसका आपने टीवी वगैरह में सीरियल भी देखा होगा। मौर्य प्रशासन को निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। फर्स्ट रहेगा केंद्रीय शासन। केंद्रीय प्रशासन कैसा था मौर्य सम्राटों का, आइए इसके विषय में पढ़ते हैं। तो मौर्य प्रशासन केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली थी, जिसमें प्रशासन का केंद्र बिंदु राजा होता था। जो राजा होता था वो प्रशासन का केंद्र बिंदु होता था। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो जैसे आजकल के सरकार है, इसमें अगर हम बात करें लोकसभा की, तो जो सरकार बनती है हमारे यहाँ, प्रधानमंत्री उसका हेड होता है, मतलब प्रमुख होता है। इसी प्रकार जो मौर्य प्रशासन होता था उसमें राजा जो है प्रमुख होता था। वह कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका का प्रमुख होता था। अर्थशास्त्र एवं अशोक के शिलालेख 3, 4 एवं 6 में मंत्री परिषद का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर यह भी प्रश्न आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि किस शिलालेख में, अशोक के किस शिलालेख में मंत्री परिषद का उल्लेख मिलता है। तो 3, 4 एवं 6 में मिलता है। अर्थशास्त्र में सबसे उच्च अधिकारियों को तीर्थ कहा गया है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बनता है कि मौर्य प्रशासन में जो सबसे उच्च अधिकारी होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, तो तीर्थ कहा जाता था। या फिर क्वेश्चन बनता है कि तीर्थ जो है मौर्य प्रशासन में किसे कहा जाता था, तो जो उच्च अधिकारी होते थे उनको जो है तीर्थ कहा जाता था। कुल 18 तीर्थ की चर्चा मिलती है, मतलब 18 तरीके के जो है अधिकारी की चर्चा मिलती है। इसके लिए अधिकतर स्थानों पर महामात्र शब्द का भी विवरण मिलता है। क्वेश्चन आपके लिए ये भी बनता है कि महामात्र किसे कहते थे, तो ये उच्च अधिकारी नियुक्त किए जाते थे राजा के द्वारा। इसके अतिरिक्त 26 अध्यक्षों का भी विवरण मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपके लिए इसमें, प्रांतीय प्रशासन। मौर्य साम्राज्य 5 बड़े प्रांतों में विभाजित था। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी, अवंती की उज्जैनी, कलिंग की तोसली तथा प्राच्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। प्रांतपति राजकीय परिवार के लोगों से नियुक्त किए जाते थे। जो प्रांतपति होते थे, मतलब जो प्रांत का हेड होता था, वो राजा का जो परिवार होता था उसके परिवार के ही नियुक्त किए जाते थे। जैसे मान लीजिए राजा का भतीजा हो गया, राजा का बहन का लड़का हो गया, भांजा हो गया। इस तरीके से जो है परिवार के ही लोग जो है नियुक्त किए जाते थे प्रांतपति के रूप में। वे कुमार या आर्यपुत्र कहलाते थे। प्रांतीय प्रशासन में भी मंत्रिपरिषद होती थी। प्रांतों को मंडलों में विभक्त किया गया था। इस पर महामात्य नामक अधिकारी होते थे। मंडल जिलों में विभक्त थे, जिन्हें विषय या आहार कहा जाता था। जो मंडल होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, विषय या आहार। तीसरा पॉइंट रहेगा स्थानीय प्रशासन। गांव और जिले के प्रशासन के बीच एक मध्यवर्ती स्तर था। गोप और स्थानिक इससे जुड़े अधिकारी थे। स्थानिक युक्त रज्जुक प्रादेशिक एवं समाहर्ता बढ़ते हुए क्रम में अधिकारी थे। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। तो ग्राम जो है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी मौर्य साम्राज्य में। इसका प्रधान ग्रामिक होता था। जो ग्राम का प्रधान होता था उसको जो है ग्रामिक कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें नगर प्रशासन की, तो मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किया है। नगर का प्रमुख अधिकारी एस्ट्रोनोमोई तथा जिले का अधिकारी एग्रोनोमाई था। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों के समूह द्वारा होता था। जो पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन था
30 सदस्यों के द्वारा जो है चलता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। नेक्स्ट जो इसी में पॉइंट रहेगा सैन्य प्रशासन का। कौटिल्य ने सेना को 3 भागों में विभाजित किया था, पुश्तैनी सेना, किराए की सेना तथा नगरपालिका से संबंधित सेना। न्याय प्रशासन कैसा था मौर्य साम्राज्य का? तो मौर्य काल में दीवानी न्यायालय, धर्मस्थी तथा फौजदारी न्यायालय कंटक शोधन कहलाता था। धर्मस्थी न्यायालय को अर्धस्थ या व्यवहारिक कहा जाता था तथा कंटक शोधन न्यायालय के न्यायाधीश को प्रदेष्टा कहा जाता था। सबसे निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय था। यहाँ ग्रामीण एवं ग्राम वृद्ध निर्णय करते थे। कौटिल्य के अनुसार विधि के 4 स्रोत धर्म, व्यवहार, चरित्र तथा राजाज्ञा थे। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा इसमें राजस्व प्रशासन। जो राजस्व प्रशासन होता था कैसा था? कौटिल्य ने राजस्व के 7 स्रोतों का वर्णन किया है। कौटिल्य ने राजस्व के 7 स्रोतों का वर्णन किया है। राजस्व प्रशासन विस्तृत एवं अत्यधिक केंद्रीकृत था। कृषि योग्य भूमि पर उपज का 1/4 या 6ठा भाग भू राजस्व या लगान के रूप में वसूल किया जाता था। जहां सरकार सिंचाई की व्यवस्था करती थी वहां से 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। जो नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। अशोक के धम्म की विवेचना कीजिए। पेपर में पूछा जाता है कि धम्म क्या था, अशोक के धम्म के क्या कार्य थे, इस तरीके से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं? उसने प्रचार के लिए क्या प्रयत्न किए, या फिर अशोक भारतीय इतिहास का महानतम सम्राट था, विवेचना कीजिए। तो इस तरीके का प्रश्न बनता है। आइए देखते हैं। अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाने के लिए धम्म का प्रचार भी अपने साम्राज्य में किया। धम्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे। धम्म शब्द संस्कृत भाषा के धर्म का प्राकृत रूपांतर है। अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलवाद सूत्र से ली गई है एवं नियंत्रण अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत है। भब्रू शिलालेख में अशोक के धम्म का उल्लेख मिलता है। पूछा जाए कि अगर किस शिलालेख में अशोक के धम्म का उल्लेख मिलता है तो भब्रू शिलालेख में मिलता है। इसी में है जिसमें वह त्रिसंघ बुद्ध धम्म और संघ में विश्वास करता है। उसने अपने 12वें शिलालेख में धम्म की सारवृत्ति पर बल दिया है। सांची और सारनाथ लघु स्तंभ लेख में संघ में फूट डालने के विरुद्ध जारी आदेश कौशाम्बी और पाटलिपुत्र के महामात्रों को दिए गए हैं। इसके आगे का और देखते हैं कि अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका आदि देशों में अपने दूत भेजे। अब बात करते हैं अशोक के शिलालेखों की। अभिलेख के पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे कुछ शब्द या लेख होते हैं। अशोक के शिलालेखों की सहायता से प्राचीन काल के एक गौरवशाली साम्राज्य के इतिहास का पता चलता है। अगर पूछा जाए कि अशोक के शिलालेखों से क्या लाभ मिलता है, क्या फ़ायदा होता है, क्या जानकारियाँ मिलती हैं, तो जो प्राचीन काल का गौरवशाली इतिहास था उसके विषय में जानकारी मिलती है अशोक के शिलालेखों से। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण हैं। अगर पूछा जाए कि अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं तो अशोक के जो शिलालेख हैं वो प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जबकि पश्चिमोत्तर भाग से प्राप्त अभिलेख अरामेइक व यूनानी भाषा में उत्कीर्ण है। एक जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, एक बनता है कि अशोक जो है किस लिपि का प्रयोग करता था और किस भाषा का प्रयोग करता था। तो आप देख सकते हैं अशोक जो है प्राकृत भाषा, ब्राह्मी लिपि और इसके अलावा भाषा की बात करें तो अरामेइक भाषा व यूनानी भाषा का भी प्रयोग करता था अशोक। अशोक ने देवानाम प्रिय तथा प्रियदस्ती की उपाधियां धारण की। मतलब देवताओं का प्रिय, जो मौर्य साम्राज्य के राजा हुआ करते थे ये अपने आप को देवताओं का प्रिय बताते थे जनता से, ताकि जनता उनका अधिक सम्मान करे, उनका आदर करे। नेक्स्ट है अशोक के स्तंभ की बात करते हैं। तो अशोक का स्तंभ कहाँ पर है? अशोक का जो स्तंभ रहेगा सारनाथ का सिंह जो है सारनाथ से लिया गया है। भारत सरकार ने इसको राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में भी अपनाया है। यह भारतीयों की वीरता, एकाग्रता, प्रगति तथा उच्च आदर्शों का प्रतीक है। यह 250 ईस्वी पूर्व में बनवाया था। वैशाली स्तंभ में केवल एक शेर है।
यह बौद्ध मठ के पास स्थित है। तो आप इसको और भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं ये 2020 में 2 सेटों में आया हुआ है और 2 तरीके से आया हुआ है। क्या लिखा है कि मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। अशोक के अभिलेखों में इनमें से कौन से तत्वों के प्रमाण मिलते हैं और मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो इसके जो प्रश्न बनते हैं फ्रेंड्स, आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। इसका आंसर लिखा हुआ है। आप इनको वीडियो को पॉज करें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें और इसको पढ़ लें। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।